दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में। आज की कहानी है तुम अकेली नहीं। अम्मा जी के दिल में हज़ारों राज थे। जब कोई राज बचाना मुश्किल हो जाता तो अकेले में मुझे सुनाकर बच्चों की सौगंध देकर कहती कि किसी से कहियो मत। मैं मनी मन हंस पड़ती। मुझे क्या पड़ी है भला, मैंने तो अपना काम करते हुए हूँ हाँ हाँ करना होता था, बस ठीक से सुना भी नहीं होता था। पर अब की चाची जी के यहाँ से आकर जो सुनाया वो किसी अनजान की राज नहीं, बल्कि अपनी गुड्डो का किस्सा था, गुड्डो की हकीकत। गुड्डो अब की वापस ससुराल जाए के समय बहुत रोवी थी। उसके घर वाले ने 2 और बीवियां रखी हुई हैं। अम्मा जी ने बताया तो मैं हतप्रभ रह गई। क्या क्या कह रही हैं आप? बीवियां मतलब? रखेल कहिए उन्हें। बीवी एक से ज़्यादा कैसे रख सकता है कोई सरकारी कर्मचारी? जेल ना हो जाएगी? जेल में ही है वो, मगर बीवियों के लिए नहीं, कार्यालय से गबन करने के लिए। अम्मा जी ने खुलासा किया। लेकिन हमें उसकी चिंता ना है, वहाँ से तो छुड़ा लेगा उसका दरोगा बाप। अम्मा जी बोली, समस्या तो सौतों की है। गुड्डो हर तरह से लड़कर देख चुकी है, मगर वह उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं। कहता है उन दोनों को तो तुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझे पड़ता है तो तू ही छोड़ दे मुझे, और हाँ, चली जा अपने मायके। वाह जी वाह, गुड्डो क्यों छोड़ दे? इतने दान दहेज के साथ ब्याह कर गई है वो। इस पर मैं झुंझला कर बोली, मगर रहे भी कि कैसे ऐसे आदमी के साथ? अरे ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ही है, अन्याय है, गैर कानूनी भी है। चाची जी ने कुछ नहीं किया। मेरा दिमाग झंझना रहा था। अम्मा जी एक ठंडी आह भरकर चश्मा उतारकर आंखों के किनारे पोंछते हुए बोली, वो खुद सोच सोच कर पागल हुई जाती है, बल्कि सब सोच सोच कर पगला गए हैं। लेकिन ऐसे के कैसे कूद सके हैं किसी के मामले में? शायद उसके भाग्य में यही है। सच में पगलेट ही है वो। जब चाहत जुड़ गई, 2 बच्चों की माँ बन गई, तब जान सकी सौतों के बारे में। अब तक तो सास ससुर भी उसी का साथ देवे हैं। उनकी पसंद तो वो ही है, वो दोनों उनकी पसंद ना हैं। अब पति को छोड़ने का इरादा कर ले तो सास ससुर साथ देवेंगे क्या उसका? अकेली ना पड़ जाएगी? फिर बच्चे बच्चे ना दिए उसने तो बच्चों के बिना कैसे जी सकेगी? कोर्ट कचहरी में भी तो उसकी की छिछालेदारी ही होवे है। तोड़ना इतना आसान भी ना है बहुरिया। तोड़ने के चक्कर में खुद टूट जावे है औरत। अम्मा जी अपने दिल का गुबार निकाल कर चली गई, पर उनकी ज़ुबान से निकली कड़वी सच्चाई मेरे दिल दिमाग में झंझावत छोड़ गई। तो इसलिए पिछले 1-2 साल से जब भी फ़ोन पर बात होती, गुड्डो अजीब सी बातें करती थी, उलझी हुई, परेशान सी लगती थी और कारण पूछने पर टाल जाती थी। मैं कोई काम करूं, कहीं भी जाऊं, गुड्डो की यादें जीवंत हो उठती। रसोई में जाऊं तो नन्ही गुड्डो ठंडे पानी का ग्लास लिए खड़ी होती थी। भाभी प्यास लगी है ना? गुसल खाने में जाऊं तो कानों में उसकी मासूम आवाज़ गूंजती, भाभी चाय पी लो, ठंडे हाथ गर्म हो जाएंगे। गुड्डो मेरी चचेरी ननद है। संयुक्त परिवार में सास ससुर, चचिया सास ससुर, सब मिलाकर 8 बच्चे। सबसे बड़े मेरे पति और सबसे छोटी गुड्डो। शादी के पहले दिन ही जगह बना ली थी उसने मेरे दिल में। मेरी मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। उसने मेरा घूंघट उठाया तो मैंने भी उसे देखा। बड़ी बड़ी आंखें, आंखों में ढेर सारा कौतूहल। आप तो बहुत सुंदर हैं, एकदम परी जैसी। उसने कहा, अगर मैं परी हूँ तो आप परियों की रानी हैं। दिल की बात कहकर रिवाज के मुताबिक मैंने उसके पैर छुए और रुपए दिए। भाभी ने मेरे पैर छुए, मुझे रुपए दिए, मुझे आप और परियों की रानी भी कहा। इस अचानक मिले सम्मान से अभिभूत हो ताली बजाकर कूदने लगी वो। अरे मुंह दिखाए में कुछ ना देगी? देख, सभी पैर छुआकर जेवर दे रहे हैं। बुआ को ठिठोली सूझी। इस पर वो खुशी से पायल खोलते हुए बोली, मेरी पायल ले लो भाभी। अरे पगलेट, पुरानी चीज़ थोड़ी ही दी जाती है। बुआ के कथन से उसके चेहरे की सारी खुशी गायब हो गई। मैं अपने दहेज और अपने घर वालों की कटुक समीक्षा को माँ की दी सीख के अनुसार उपेक्षित कर रही थी, पर न जाने क्यों उस बच्ची के साथ की गई वो ठिठोली, जिससे उसकी सारी हंसी गायब हो गई थी, मुझे बहुत बुरी लगी। गर्मियों के दिन थे। थोड़ी देर में गुड्डो फिर आई। मेरा घूंघट उठाकर पानी का ग्लास आगे कर दिया। ग्लास पकड़ते ही उसकी शीतलता से मेरे पूरे शरीर में खुशी की लहर दौड़ गई। मैं वो बर्फीला पानी एक सांस में गटक कर उसके कानों में फुसफुसाई। आत्मा तृप्त हो गई मेरी। इससे सुंदर मुंह दिखाई तो कोई दे ही नहीं सकता मुझे। सच? और फिर
उसका खुशी से कूदते हुए ताली बजाने लगना मुझे प्यारा सा संतोष दे गया। जीवन की धारा बह निकली। फ्रिज बैठक में रखा गया था, जहाँ बहू का प्रवेश लगभग वर्जित था। हालांकि रसोई में बड़ी ननतें सासें भी हाथ बटाती थीं, पर गुड्डो हर समय मेरे आगे पीछे लगी रहती थी। भाभी, तुम खुद को अकेली ना समझना, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, वो दिन में कई बार कहती। स्कूल से आकर बस्ता उतारे बिना पहले बैठक में रखे फ्रिज से बॉटल निकालकर मुझे पानी पिलाती, तब खुद पीती। मैं कहती, पहले तू पिए लिया कर, तो उसका जवाब दिल को छू जाता। मैं स्कूल में पंखे में होती हूँ तो भी ठंडे पानी की इतनी हुड़क लगती है, तो तुम तो रसोई में कितनी लगती होगी। इतनी गर्मी में न जाने कैसे काम करती हो। उसका हर कुछ देर बाद बर्फ़ का पानी लेकर आना झुलसती काया से ज़्यादा शीतलता मन को दे जाता। ठिठुरती ठंड में कपड़े धोकर जब हाथ सुन हो जाते तो गुड्डों की बनाई ज़्यादा दूध और अदरक और इलायची की चाय की उष्णता में मन की गहराइयों तक महसूस करती। मैं पकौड़ियाँ तलती तो वो मुझे गरम गरम खिलाती जाती। कोई है जो मेरी इतनी तकलीफ़ समझता है, जो मेरे खुश होने में खुश होता है, मेरे दुखी होने से मायूस हो जाता है। इस तसल्ली को ही प्यार कहते हैं, जो दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता होता है। मेरा गुड्डो के साथ बस वही रिश्ता था। उसका नाम पगलेट था, जिसका मैं अक्सर विरोध करती थी। सब कहते थे गुड्डो में समझ थोड़ी कम थी। वो एक कक्षा में 2 साल लगा देती थी। उसे रसोई के या घर के किसी काम का शौक नहीं था। उसमें जिम्मेदारी का भाव नहीं था। वो अड़ियल थी, बात करने की तहजीब नहीं थी। मगर सच तो यह था कि गुड्डो तो घर के सभी लोगों का मुफ्त का रोबोट थी। फ्रिज में पानी की बोतल नहीं रखी तो शामत, किसी को तो प्यास लगते ही पानी न दे तो आफत। घर का हर व्यक्ति उसे अपने हिसाब से आदेश निर्देश देना अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझता था। वो क्या करती? विपरीत निर्देशों के कारण असमंजस में रहना था, या थक जाने पर सब कुछ पलटकर विद्रोह कर देना उसका स्थायी स्वभाव बन गया था। जब वह अड़ जाती कि कुछ नहीं करूँगी और गुस्से में बिफरना शुरू करती तो सब लाड़ लड़ाना और मनाना शुरू करते, क्योंकि गुड्डो जैसा बिना दिमाग लगाए आदेश मानने वाला सहायक के बिना रसोई संभालना किसी जिम्मेदार कहे जाने वाले के बस की बात नहीं थी। मेरी पहली डिलीवरी में 8वें महीने में ननद की शादी पड़ गई। रसोई में ही इतना थक जाती थी कि हफ्ते भर कमरा झाड़ने या कपड़े धोने का सवाल ही नहीं उठता था। फिर अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। बेटी के आगमन का समाचार सुनकर सबकी आशाओं पर कुठाराघात हो गया था, और पर इससे बेखबर गुड्डो हॉस्पिटल से आते ही मचल गई थी। भाभी, मैं तो नेग में कंगन लूँगी। चुप पगलेट कहीं की, कहकर चाची जी ने एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर अपनी सारी खींच उस पर उतार ली थी। हतप्रभ रह गई थी वो। खुद ही तो सिखाए थे ये संवाद, उन्होंने बोले थे ये इनाम। अब अगर ज्योतिष चाचा ने बताया था कि बड़ी बहू को पहला बेटा होगा और इसलिए सारी तैयारियां वैसी ही कर ली गई थी, तो इसमें बेचारी गुड्डो का क्या दोष। मगर न ये चाचा जी समझा सकी और ना ही चाची जी, और ना ही गुड्डो समझ सकती थी तो बस इतना कि भाभी अस्पताल से आ रही है, थकी और कमज़ोर हैं, तो उनका कमरा ठीक कर दूं। इसलिए बेटी जनने के अपराध स्वरूप मिली अपेक्षा और रोना नहीं आया था। पर जब व्यवस्थित कमरा और धुले तहे कपड़े अलमारी में रख देखे तो विस्मित रह गई थी मैं। सब कहते हैं मैं कपड़े ठीक से नहीं धोती, पर जैसे बन पड़े वैसे धो दिए हैं भाभी, गुड्डो ने कहा तो खुशी से आंखें छलछला आई थी मेरी। आपने कंगन बनवाए हैं ना गुड्डो के लिए? रात में मैंने पति से पूछा। उनके हाँ में सिर हिलाने पर मैंने कहा, तो देंगे नहीं? दूंगा क्यों नहीं। तुम क्या सोचती हो तुम्हारी बेटी के लिए रख दूंगा? पर सोच रहा हूँ बेटा होने पर फिर कैसे बनवा पाऊँगा। इस उत्तर के बाद कुछ कहने सुनने को नहीं रह गया था। एक तरफ तुम्हारी बेटी का झटका था, दूसरी ओर ये टीस कि कैसे संस्कार दिए जाते हैं इन भारतीय पतियों को। पत्नी से ये उम्मीद करते हैं कि उनके परिवार की सारी जिम्मेदारियाँ निभाए, पर इस बात पर विश्वास कभी नहीं करते कि वो उनके परिवार से प्यार भी कर सकती है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि अगले साल सचमुच में एक बेटा जनकर सबके लाड़ का केंद्र बन गई थी। पर सास द्वारा खिलाए गए
पके मेवों में वो स्वाद कहाँ था जो 1 साल पहले गुड्डो के दुपट्टे में चुरा छिपा कर लाए गए उन मेवों में था, जो बनाए तो मेरे लिए गए थे पर बेटी देखने के बाद दबा दिए गए थे और मुझ तक कभी नहीं पहुँचे। उनमें उस संवेदना का भी स्वाद होता था जो एक भारतीय स्त्री को बड़े भाग्य से मिलती है। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। मेरा जीवन भी अपनी धारा में सुख दुख की लहरों के साथ बह रहा था। एक लहर में यह टीस थी कि पति भी कभी 2 पल साथ बैठकर सुख दुख बांटने की आदत ना थी, सो दूसरी लहर में यह संतोष कि 10 से 5 के कार्यालय के बाद ये सारा समय घर में ही देते थे। सारी कमाई हम पर ही खर्च किया करते थे। कोई व्यसन नहीं, व्यर्थ का अहंकार नहीं, तू तड़ाक नहीं। साल में 3-4 बार सब साथ में मिलकर शॉपिंग करने जाते और बाहर खाते पीते। ससुर जी का मानना था कि हॉल में सिनेमा देखने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, इसलिए केवल पति पत्नी को अकेले जाने की ही इजाज़त थी। गुड्डो ने कैशोर्य की दहलीज पर कदम रख दिया था। एक दिन उसके कॉलेज न जाने के लिए बीमारी का बहाना बना लेने पर मेरा माथा ठनक गया। मैंने पूछा, क्या बात है? अकेले में पूछते ही फूट कर रो पड़ी थी वो। भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आत्महत्या कर लूँगी। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। 16 बरस की ननद से गलती शब्द सुनकर मेरा दिल बैठ गया, पर संभल कर बोली, देख, मेरे सामने पगलेट वाली बातें मत करियो, रो ले पहले फिर बता दे, कहकर मैंने उसे गले से लगा लिया। बहुत देर रोने के बाद उसने सुबकते हुए जो बताया उसका सारांश कुछ ऐसा था। कॉलेज में उसके दोस्तों के समूह में सबको पता था कि गुड्डो ने कभी हॉल में सिनेमा नहीं देखी। एक लड़के ने गुड्डो को क्लास बंक करके सिनेमा देखने को राज़ी कर लिया और वह उसके साथ चली गई। वहाँ उसे पॉपकॉर्न, आइसक्रीम खिलाई और उसे बाहों में भरकर किस कर लिया। पहली बार में उसे बुरा नहीं लगा, बल्कि शायद कुछ अच्छा लगा, पर 3-4 बाद फिल्मों के बाद जब उसने आगे बढ़ने का प्रयास किया तो वो घबरा गई। इस पर लड़का ब्लैकमेलिंग पर उतर आया। वो कह रहा था, इतने पैसे खर्चा करके वसूली तो करे। गुड्डो के शब्द सिसकियों में खोते जा रहे थे। मैंने उसे प्यार से यकीन दिलाकर कि उसने कोई गलती नहीं की है, यह कहकर डराया कि आत्महत्या करने से आत्मा भटकेगी, ऐसा कभी सोचना भी मत। वो सचमुच डर गई। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे एडवेंचरस काम किया। गुड्डो के साथ उस लड़के से मिलने गई। खुशकिस्मती से वो कायदे से ही समझाने, हाथ में 2000 रुपये थमाने और गुड्डो के 4 भाइयों का डर दिखाने से मान गया। पति ने जब गुड्डो की सूजी हुई आंखों का कारण पूछा तो मैंने कह दिया, अम्मा चाची को सिनेमा पसंद नहीं, भाई भाभी तो ले नहीं जाते, उसका भी मन करता है हॉल में सिनेमा देखे, इसलिए रो रही थी। इतनी सी बात मुझसे क्यों नहीं कही? कहकर पति उस दिन ससुर जी से अनुमति लेकर एक पारिवारिक सिनेमा के 3 टिकट ले आए। समय की धारा कब रुकती है। बहुएं आने के साथ घर में जगह कम पड़ने लगी तो चाची जी के परिवार के लोगों ने सोचा कि उस शहर में बसने का निश्चय किया जहां उनके बड़े बेटे की नौकरी लगी थी। मैं आपके बिना बहुत अकेली हो जाऊंगी। एक दिन गुड्डो के कहने पर मैंने अम्मा जी से उसे अपने पास रोकने की बात चलाई। उन्होंने कहा, पागल हो गई है क्या? जवान होती लड़की है, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो 100 भलाइयों का क्रेडिट ना मिले, पर एक बात उल्टी पड़ जावे तो पूरे कुनबे में मुंह दिखाने की कायदा होती है। और मैं ऊंच नीच का नमूना देख चुकी थी, इसलिए मुझे अम्मा जी की बात सही लगी। जब चाची जी का परिवार अपना सामान समेटकर जा रहा था तब गुड्डो की खामोश सूनी निगाहें देखकर दिल में एक हुक सी उठकर रह गई। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। देवरानियों के आने से काम बढ़ते गए और पति के प्रमोशन से आई आर्थिक संपन्नता से भौतिक सुविधाएं बढ़ाती रहीं। लेकिन बेडरूम में अलग छोटा फ्रिज, अपनी लॉबी में अलग वॉशिंग मशीन गुड्डो की संवेदना के स्थानापन्न में थोड़े ही हो सकते थे। उसकी यादें जब तक पलकें भिगो जाती। आज चाय नाश्ता नहीं मिलेगा क्या? पति की आवाज़ से मेरी तंद्रा टूटी। शाम हो गई, ये ऑफिस से आ गए। मैं अपने झंझावतों को लेकर रसोई में आ गई। मैं जानती थी कि अम्मा जी ने जो प्रश्न उठाए वो व्यवहारिक थे, सटीक थे।
मैं तो ये भी जानती थी कि गुड्डो खुद द्वंद्वग्रस्त है, कोई भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होगी, पर फिर किया क्या जाए, जीती मक्खी कैसे निकले। समाधान क्या है। मैं चाय नाश्ता लेकर बैठक में पहुंची तो एक समाचार चल रहा था, लड़की ने दहेज की प्रताड़नाओं से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी और मायके वाले रो रहे थे। रिपोर्टर ने जब माँ से पूछा कि आपने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया, तो वे वही बातें दोहराने लगी जो दोपहर में अम्मा जी कह रही थी। बच्चे, कचहरी, जुड़ाव, नाता तोड़ना आसान नहीं है। जब बहन के सामने माइक आया तो उसकी उदास आवाज़ का व्यंग भेद गया। हमारे यहाँ सब बहुत समझदार हैं, इसलिए दुनिया भर की समझदारी दीदी को सिखाते रहे, पर उनके दर्द को ना समझ सके। बहुत अकेली हो गई थी वो। बहन का कहा अंतिम वाक्य जैसे मुझे किसी चित्र पहेली का खोया हुआ टुकड़ा लगा। सास ससुर साथ ना देंगे तो अकेली न पड़ जाएगी वो। भाभी, तुम खुद को अकेली मत समझना, तुमसे अलग होकर मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी। इन्हें साथ रखकर देखा तो हल मिल गया। गुड्डो को असमंजस बढ़ाने वाले हमारे आरोपित समाधानों की ज़रूरत नहीं है। उसे तो बस इस संबल की ज़रूरत है कि इस अन्याय के विरोध में वो जो भी कदम उठाएगी उसके अच्छे बुरे परिणामों में वो अकेली नहीं होगी, कोई उसके साथ होगा। जिस तरह मेरे कठिन दिनों में गुड्डो ये एहसास बनकर मेरे साथ थी कि मैं अकेली नहीं हूँ, मुझे अब बस उसके साथ लिए वो एहसास बनना था। ये एहसास कि उसे वो निर्णय लेने का आत्मविश्वास देगा जो उसका दिल लेना चाहता है वो होगा। यह एहसास ही उसे पति पर अपनी बात मनवाने का, दबाव डालने का आत्मबल देगा। मैं गुड्डो से ज़रूर बात करूंगी कि वो जिस भी ढंग से इस अन्याय का विरोध करना चाहेगी, मैं उसका साथ हमेशा दूंगी। वह जैसा भी चाहे, जो भी चाहे कर सकती है, मैं उसके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। जो भी निर्णय लेना चाहेगी उसके परिणामों में कम से कम मैं उसके साथ रहूंगी और अधिक से अधिक लोगों को उसके साथ लाने की कोशिश करूंगी ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो। इसी निर्णय के साथ मैं गुड्डो को फ़ोन मिलाने लगी, उसे यह बताने के लिए कि वो अकेली नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फिर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।